So students, yesterday we had done some NCERT numericals up to question number 1.14. So now let's move to further numericals. Next numerical is 1.15 and the question is, consider a uniform electric field E is equals to 3 into 10 to the power 3 I cap Newton per Coulomb. We have given here electric field is equals to 3 into 10 to the power 3 I cap Newton per Coulomb. I cap means electric field is along x-axis. The direction of electric field is along positive x-axis. Okay, because I cap is the unit vector of x-axis, j cap is the unit vector of y-axis and k cap is the unit vector of z-axis. Now what we have to find here, A part, what is the flux of this field through a square of 10 cm on a side whose plane is parallel to the YZ plane. So first of all we have to draw here 3D coordinate system like this and mark x, y, z axis. So this is x axis, y axis and z axis, and we know that towards x axis there is electric field which is 3 into 10 power 3 Newton per Coulomb. Okay, and let us assume a square of side 10 cm which is placed parallel to YZ plane. So this is YZ plane and YZ plane के ही पैरेलल हमने किसको प्लेस कर रखा है, एक स्क्वायर के प्लेन को प्लेस कर रखा है. तो स्क्वायर के प्लेन को आपको दिख रहा होगा ये वाई एक्सिस एंड जेड. सो दिस इज वाई जेड प्लेन और इसी के पैरेलल हमें किसको ड्रॉ करना है, यहाँ पे ड्रॉ करना है हमें स्क्वायर को लाइक दिस. Like this. Okay, and square has each side 10 cm. This is also 10 cm, this is 10 cm and this is also 10 cm. एंड अगर मैं इस स्क्वायर का एरिया वेक्टर ड्रॉ करूँ तो एरिया वेक्टर कैसे ड्रॉ होगा, ये इसे कंसीडर कर देते. दिस इज ए बी सी डी स्क्वायर एंड इसका एरिया वेक्टर आपको पता है ऑलवेज प्लेन के परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा. ठीक है, सो इसको मैं नाम दे देती हूँ डेल एस. Del S vector is the area vector of this ABCD square plane. Okay, and first of all हमें यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, A पार्ट में हमें यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट करना है इस स्क्वायर के लिए. तो इस स्क्वायर के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो फॉर्मूला आपने पढ़ रखा वो पढ़ रखा है E डॉट डेल एस और E डेल एस कॉस थीटा. तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, पहले तो E डॉट डेल एस डॉट प्रोडक्ट खुलता है कॉस थीटा में, E डेल एस कॉस थीटा. हेयर थीटा इज गिवन हाउ मच, ई एंड डेल एस की जो डायरेक्शन है वो एक ही है, तो एक ही है. इट मीन्स थीटा इज गिवन हेयर 0 डिग्री. जब 0 डिग्री दिया हुआ रहेगा तो इट मीन्स ई का पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं. ई की वैल्यू जो हमें दे रखी है वो दे रखी है 3 इंटू 10 टू दी पावर 3. डेल एस मीन्स एरिया ऑफ दिस स्क्वायर, एरिया ऑफ दिस स्क्वायर साइड स्क्वायर 10 इंटू 10 एंड वी हैव गिवन हेयर साइड 10 cm. It means in CJ system and we have to convert this CJ system into SI unit. SI unit में कन्वर्ट करने के लिए क्या कराएंगे, अपॉन 100, दोनों से अपॉन 100 कराएंगे. इसे कैंसिलेशन करेंगे, cos 0 डिग्री कितना होता है, 1 होता है. देन इस केस में हमारे पास फाई इज इक्वल्स टू कितना निकल के आएगा, इसे क्रॉस कर देंगे 30, 3 इंटू 10 30 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कुलाम. सो दिस इज द आंसर. एंड यहाँ पे आपको एक चीज़ लिखनी है, क्या लिखना है, हेयर थीटा इज इक्वल्स टू कितना डिग्री, 0 डिग्री. ओके, नाउ फ्रॉम बी पार्ट से हमें यहाँ पे पूछा हुआ है व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द सेम स्क्वायर इफ द नॉर्मल टू दिस प्लेन मेक्स 60 डिग्री एंगल. इट मीन्स अब यहाँ पे हमें थीटा कितना डिग्री दे रखा है, 60 डिग्री.
और मैं यहाँ पे आपको ड्रॉ करके दिखा देती हूँ। तो फिगर किस तरीके से बन सकता है यहाँ पे, अगर हमने इस स्क्वायर को बस थोड़ा सा टिल्ट कर देना है। टिल्ट करने पर क्या होगा, हमें इस तरीके से टिल्ट करना है कि जो डेल एस इसका बनेगा एक्स एक्सिस के साथ, वो कितना डिग्री का एंगल बनाएगा, 60 डिग्री का। सो लाइक दिस, इस तरीके से बना देंगे। एंड इसका एरिया वेक्टर यहाँ से ड्रॉ कर लेते हैं, ये हो जाएगा डेल एस। एंड दिस इज एक्स एक्सिस, इस एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हमें पता ही है इलेक्ट्रिक फील्ड है, ओके। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ ये कितना डिग्री का एंगल बना रहा है, 60 डिग्री। सो हेयर वी हैव गिवन थीटा इज इक्वल्स टू 60 डिग्री एंड वी हैव टू फाइंड हेयर इट्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सो ई डायरेक्ट में फॉर्मूला लगा रही हूँ, ई डेल एस कॉस 60 डिग्री। ई डेल एस की जो टोटल वैल्यू हमारे पास निकल के आई थी ऊपर से, वो कितनी निकल के आई थी, 30। टोटल कैलकुलेट करेंगे तो 30। कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। सो इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 15 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। You can note down these numericals in your fair notebook by pausing video. Now next question, see next question, question number 1.17 and 1.16 is your homework. 1.17 भी एक्चुअली उसी तरीके से होगा, लेकिन आपको एक मैं चीज़ इसमें बता देती हूँ ताकि आप उसमें कंसेप्ट लगा पाए। तो आई एम इरेजिंग दिस। कंसेप्ट क्या है आपको बता दिया जाता है यहाँ पे कि आपको पता है कि अगर हम बात करें फ्रॉम गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग, गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग आपको पता है कि जो भी किसी भी क्लोज सरफेस के लिए अगर उसका टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाले तो वो 1/4πε0 चार्ज इंक्लोज बाय दैट सरफेस के इक्वल होता है। इट मीन्स कि चाहे हमारे पास स्पेरिकल सरफेस है, स्पेरिकल सरफेस ने कोई भी क्यू चार्ज को इंक्लोज कर रखा, या कोई भी हमारे पास क्यूबिक सरफेस है उसने भी हमारे किसी क्यू चार्ज को इंक्लोज करके रखा हुआ है, चाहे वो कैसे भी टाइप का सरफेस है, क्लोज सरफेस है और उसने क्यू चार्ज को प्लेस कर रखा है, तो गॉस थ्योरम में जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो साइज़ और शेप ऑफ क्लोज सरफेस पे डिपेंड नहीं करता, वो सिर्फ इतना उस पर डिपेंड करता है कितना यहाँ पे चार्ज इंक्लोज हो रखा है। तो इट मीन्स इस केस में भी फाई Q/ε0 होगा, इस केस में फाई इक्वल्स टू Q/ε0 होगा और इस केस के लिए भी Q/ε0 होगा, ठीक है, इररिस्पेक्टिव द शेप एंड साइज ऑफ दैट क्लोज सरफेस। नाउ अब आपसे अगर पूछ लिया गया कि अगर हमारे पास कोई भी क्लोज सरफेस है, उसका टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमें कितना दे रखा है, 0 दे रखा है, तो इसका मतलब ये है कि उस पर्टिकुलर सरफेस ने कोई भी चार्ज इंक्लोज नहीं कर रखा है, कोई भी चार्ज इंक्लोज नहीं कर रखा है। इट डज़ नॉट इंक्लोज एनी टाइप ऑफ चार्ज, तो ये चीज़ नहीं हो सकती। इट मीन्स कि अगर कहीं पे फाई इज इक्वल्स टू 0 दे रखा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उस पर्टिकुलर क्लोज सरफेस ने कोई भी अपने अंदर चार्ज को इंक्लोज नहीं कर रखा है। क्यों, एक केस आपसे डिस्कस कर लेते हैं कि समझ लीजिए हमारे पास कोई एक डाइपोल है। डाइपोल आपको पता ही है क्या होता है, +Q -Q इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय अ फाइनाइट डिस्टेंस। इसको इंक्लोज कर रखा है एक क्लोज सरफेस ने, ओके। तो अगर मैं यहाँ पे गॉस थ्योरम लगाती हूँ, नेट चार्ज आपको पता है, Q मीन्स यहाँ पे नेट चार्ज, टोटल चार्ज जितना भी इंक्लोज कर रखा है अपॉन ε0। अगर मैं यहाँ पे नेट चार्ज देखूँ तो कितना है, +Q एंड दूसरा क्या है, -Q अपॉन ε0। इट मीन्स फाई की वैल्यू क्या आएगी, 0। तो फाई की वैल्यू 0 देखने पर हम ऐसा थोड़ा ना बोल सकते कि ये जो क्लोज सरफेस है इसने कोई भी चार्ज इंक्लोज नहीं कर रखा। हालांकि इसने 2 चार्जेस इंक्लोज कर रखे हैं, दोनों चार्जेस का जो मैग्नीट्यूड है वो अपोजिट सेम है, बट यहाँ पे दोनों के साइन अपोजिट हैं। इक्वल एंड अपोजिट मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज हमने यहाँ पे इंक्लोज कर रखे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं हो सकता कि वहाँ पे अगर फाई 0 है तो उस पर्टिकुलर क्लोज सरफेस में कोई भी चार्ज इंक्लोज नहीं कर रखा है, ठीक है। तो अगर 1.17 क्वेश्चन में आपसे पूछ रखा है तो इसका आंसर क्या आएगा, नो आएगा, बिकॉज फाई इज इक्वल्स टू 0 हमें ये नहीं बता सकता कि इस पर्टिकुलर
सरफेस ने यहाँ पे कोई चार्ज इंक्लोज कर रखा है कि नहीं कर रखा है। कि फाई इक्वल्स टू 0 है तो इट मीन्स उस सरफेस ने कोई ना कोई चार्ज इंक्लोज कर रखा होगा, लेकिन टोटल चार्ज जब उसका 0 निकल के आ रहा है, इस वजह से हमें पता चल रहा है कि फाई इक्वल्स टू कितना निकल के आ रहा है, 0 निकल के आ रहा है। ओके, सो नेक्स्ट, तो आपको सिर्फ इतना लिखना है बी पार्ट में। इसके जो बी पार्ट में अगर ये क्वेश्चन पूछा होगा थियोरेटिकली, फॉर डायपोल देयर विल बी फाई इक्वल्स टू 0, okay, but this does not means that there is no charge. There will be equal and opposite charge enclosed by that surface. Now next question, let's move to next question. Question number 1.18. This is most important question. मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपको एक चीज़ बता देते हैं। अभी मैंने आपसे एक चीज़ डिस्कस करी थी कि अगर हमारे पास कोई भी क्यूब है, याद होगा आपको, यहाँ पे ड्रॉ करते हैं अच्छे से। लेट अस एज्यूम एक क्यूबिक सरफेस, इट इंक्लोजेस अ चार्ज क्यू। इसने एक क्यू चार्ज को इंक्लोज कर रखा है, तो इट मीन्स इसका टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, अब आपसे अगर मैं पूछ लूँ कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, आपको पता ही इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग नॉर्मली थ्रू द सरफेस, कि कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उस पर्टिकुलर सरफेस से नॉर्मली पास हो रही है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसका टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो यहाँ पे सरफेस का नाम आ रहा है, ठीक है, सरफेस। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें कितनी सरफेसेस हैं, कितने फेसेस हैं यहाँ पे क्यूब के, तो आपको पता ही है 6 फेसेस होते हैं। इट मीन्स कि फॉर 6 फेसेस ऑफ क्यूब द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स through it phi is equals to how much, q upon epsilon naught। ये कहाँ से निकल के आया, ब्रैकेट के अंदर लिख सकते हैं आप, ये निकल के आया फ्रॉम गॉस थ्योरम से। ओके, 6 फेसेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स है q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ना क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, एक स्क्वायर दे रखा है, ठीक है, स्क्वायर फेस दे रखा है, और एक पर्टिकुलर डिस्टेंस, हाउ मच, 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस में एक क्यू चार्ज एक क्यू चार्ज यहाँ पे प्लेस कर रखा है, +10 माइक्रोकूलम, एंड द साइड ऑफ दिस स्क्वायर इज 10 सेंटीमीटर इज गिवन है, 10 सेंटीमीटर। And we have to calculate here what is the magnitude of the electric flux through the square. Okay, and hint भी दे रखा है, लेकिन आपको पेपर में कोई हिंट नहीं दिया जाएगा, लेकिन आपको बुक में हिंट दे रखा है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो हिंट दिमाग में रखना है आपको। थिंक ऑफ द स्क्वायर एज वन फेस ऑफ अ क्यूब विद एज 10 सेंटीमीटर। तो इट मीन्स अगर मैं यहाँ पे देखूँ, ये जो हमारे पास स्क्वायर फेस है, तो ये स्क्वायर फेस ये वाला नहीं दिख रहा है आपको क्यूब का, जो यहाँ पे सबसे नीचे वाला बेस है इसका स्क्वायर शेप में, इसको यहाँ पे प्लेस कर दिया हो, और बाकी के 5 फेसेस क्या कर दिए हो, इरेज कर दिए हो। इस तरीके से ये डायग्राम बन रहा है। तो इट मीन्स कि जब 6 फेसेस ऑफ क्यूब का फाई क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट है, तो 1 फेस के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या निकल के आएगा, तो 1 फेस के लिए क्या कर देंगे, आपने यूनिटरी मेथड कर रखा है, 1 फेस के लिए क्या कर देंगे, 6 फेसेस के लिए इतना, तो 1 फेस के लिए क्या कर देंगे, डिवाइडेड बाय 6 कर देंगे। जैसे आपने पढ़ी रखा है कि अगर हम इस तरीके से कि अगर 1 पेन की कॉस्ट 10 रुपीज़ है, ठीक है, तो 2 पेन की कॉस्ट कितनी होगी, तो आप क्या कर दो, 2 × 10 कर देते हैं। इसी से जस्ट हम क्या कर दें, अगर रिवर्स की तरफ चले जाएं कि अगर आपको गिवन है 2 पेन्स की कॉस्ट 20 रुपीज़ है, तो आप ये बताइए कि 1 पेन की कॉस्ट कितनी होगी। 1 पेन की कॉस्ट फाइंड आउट करने के लिए हम जो भी टोटल कॉस्ट है 20, उसको किससे डिवाइड करा देंगे, 2 से, क्योंकि जब 2 इधर चला जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1, ठीक है। तो इसी तरीके से हमें यहाँ पे भी यही करना है। सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दी
स्क्वायर फेस, स्क्वायर सरफेस भी लिख सकते हैं, ओके, स्क्वायर सरफेस। और ब्रैकेट के अंदर मैं लिख रही हूँ वन फेस ऑफ क्यूब, तो कितना होगा, जो भी हमारे पास ऊपर 5 था ना उसको क्या कर देंगे, अपॉन 6 करा देंगे, और 5 की वैल्यू ऊपर से देख के बता दीजिए कितनी है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और 6 एज इट इज़ आ जाएगा। Q कितना दे रखा है, 10 माइक्रोकूलम, माइक्रो को 10⁻⁻6 लिख देंगे। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है, 8.854 इंटू 10⁻12 मल्टीप्लाई बाय 6 एज इट इज़। जब इसे टोटल हम कैलकुलेट करके निकालेंगे तो इसकी वैल्यू कुछ निकल के आएगी 1.88 इंटू 10⁻5 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ओके। दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1.19 सेम एज इट इज़, हमें इसमें क्या करना है, गॉस थ्योरम लगाना है, फाई इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट करके, या आप अपने आप करके आएंगे फ्रॉम होमवर्क। इन होमवर्क आपको 1.19 खुद करना है, फाई इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट फॉर्मूला लगा के। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1.20। In next question, a point charge causes electric flux phi, electric flux phi minus 1.0 into 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। To pass through a spherical Gaussian surface of 10 centimeter radius centered on the charge. So, A part, if the radius of the Gaussian surface were doubled, how much flux would pass through the surface? And B question, what is the value of the point charge? So, we have given here एक क्लोज स्पेरिकल सरफेस, ओके, स्पेयर दे रखा है हमें, एक स्पेरिकल सरफेस दे रखी है हमें, स्पेरिकल गॉसियन सरफेस, एंड स्पेरिकल गॉसियन सरफेस का जो रेडियस है वो कितना दे रखा है, 10 सेंटीमीटर। सो हम यहाँ पे लिख भी सकते हैं रेडियस कितना दे रखा है, r इज गिवन हेयर 10 सेंटीमीटर, एंड सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर देंगे, 10 इंटू 10⁻², डायरेक्ट याद रखना, ठीक है, और इसको अच्छे से लिखेंगे 10⁻⁻1 मीटर, 0.1 भी बोल सकते हैं आप, ठीक है, बट मैं 10 की पावर्स में लिखती हूँ बिकॉज लास्ट में जब हम न्यूमेरिकल करते हैं तो सारी की सारी 10 की पावर्स हम एडअप ही कर लेते हैं वहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे हमने एक चार्ज इंक्लोज कर रखा है क्यू चार्ज, एंड हमें यहाँ पे पूछ रखा है कि अगर हमने इस स्फेयर को डबल्ड कर दिया, स्फेयर का रेडियस अगर हमने डबल्ड कर दिया तो उस केस में यहाँ पे फ्लक्स जो होगा उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा। तो अगर मैं इसको डबल कर भी देती हूँ, फॉर एग्जांपल अगर मैंने इसे डबल कर भी दिया, ठीक है, सो फ्रॉम गॉस थ्योरम, इसको हटा ही देते हैं क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फ्रॉम गॉस थ्योरम फाई की वैल्यू क्या होती है, फाई इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फाई डज नॉट डिपेंड्स अपॉन दी रेडियस ऑफ स्फेयर। आपको इससे पहले मैंने बता दिया था कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो कभी भी डिपेंड नहीं करता है किसके शेप और साइज़ पे, किसी भी इंक्लोजिंग गॉसियन सरफेस या इंक्लोज्ड सरफेस के शेप और साइज़ पे। तो जब वो डिपेंड ही नहीं करता है तो चाहे उसका रेडियस आप हाफ करें, डबल करें, ट्रिपल करें, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा फाई की वैल्यू पे। सो फाई की वैल्यू क्या रहेगी, रिमेन सेम रहेगी। देयरफॉर द वैल्यू ऑफ फाई, value of electric flux remains same,
हाउ मच, जो कि पहले थी, -1.0 इंटू 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम. This is square. Okay. Now B part. Let's move to its B part. What is the value of the point charge? आपको फाइंड आउट करना है कि जो हमने चार्ज इसके अंदर इंक्लोज कर रखा है स्फीयर के अंदर, वो कितना होगा. तो कितना होगा उसको फाइंड आउट करने के लिए अगेन गॉस थ्योरम लगाएंगे. सो फ्रॉम गॉस थ्योरम फाई इज इक्वल्स टू क्या होता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट. एंड वी हैव टू फाइंड हियर क्यू. क्यू मीन्स क्यू का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, फाई इंटू एप्सिलॉन नॉट. एंड वी हैव गिवन हेयर फाई. फाई कितना दे रखा, -1.0 इंटू 10⁻³ and what is the value of epsilon naught? This is the constant value and you have to learn it. 8.854 into 10⁻⁻12 ये आपको लर्न करनी पड़ेगी. इसको टोटली अगर हम कैलकुलेट करें तो Q की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, नेगेटिव में निकल के आएगी. 8.854 एज इट इज़ लिख दोगे और 10 की पावर सॉल्व कर लोगे. 1.0 तो 1 ही होता है, ठीक है. तो 8.854 इंटू 10⁻⁻9 कूलम. आंसर्स को अंडरलाइन जरूर कर दीजिएगा. क्वेश्चन नंबर 1.21 इज योर होमवर्क. लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 1.22. क्वेश्चन नंबर 1.22. यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर. कंडक्टिंग स्फीयर आपको पता ही है कि एक ऐसा स्फीयर जो किससे बन रखा है, एक कंडक्टर से बन रखा है, ठीक है. यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर. तो हमने एक यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर ले रखा है. ओके, जिसका सेंटर O है. यूनिफॉर्मली चार्ज हो रखा है तो इट मीन्स इस तरीके से चार्ज हो रखा है. ओके, इसके लाइन, इसके सर्कमफेरेंस पे ये क्या हो रखा है, इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है चार्ज. और जब भी कहीं पे लाइन फॉर्म में, वन डायमेंशनल फॉर्म में कोई भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है तो वहाँ पे हम कौन सी चार्ज डेंसिटी लेते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी लेते हैं. लेकिन अगर उसकी सरफेस पे हो रखा है, सरफेस पे हो रखा होगा तो तब क्या कहते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी. ओके, तो हमें यहाँ पे एक स्फीयर दे रखा है, ये सर्कल नहीं है एक्चुअली, स्फीयर दे रखा है, ठीक है. तो ये वैसे तो बना रखा मैंने 1 डायमेंशनल 2 डायमेंशनल फॉर्म में, लेकिन आपको 3 डायमेंशनली सोच के देखना है कि यहाँ पे एक मैंने बॉल रखी हुई है, तो इस बॉल के सिर्फ इधर पार्ट में नहीं, पूरे उस पार्ट में, पूरे उसकी सरफेस में क्या यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है. तो इट मीन्स हम वहाँ पे उसकी क्या देखेंगे, लीनियर चार्ज डेंसिटी नहीं बल्कि सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है. तो यहाँ पे हमें क्या बोल रखा है, इसका डायमीटर दे रखा है. डायमीटर ऑफ कंडक्टिंग स्फीयर D 2.4 मीटर. सो रेडियस कितना निकल के आएगा, रेडियस ऑफ स्फीयर बाय 2 कर देंगे. 2.4/2 मीन्स 1.2 मीटर. यहाँ पे लिख भी देते हैं कि इसका जो रेडियस है वो कितना निकल के आएगा, 1.2 मीटर. ओके, नाउ हैज़ अ सरफेस चार्ज डेंसिटी. अभी सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात हो रही थी. सरफेस चार्ज डेंसिटी को किससे इंडिकेट कराते हैं, सिग्मा से. सरफेस चार्ज डेंसिटी पूरा लिखना, इट्स सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 80.0 माइक्रो कूलम पर मीटर स्क्वायर. माइक्रो को चेंज कर दें तो 80.0 मीन्स 80 इंटू 10⁻⁻6, बाकी एज इट इज़ कूलम पर मीटर स्क्वायर ऐसे भी लिख सकते हो. ओके, वी हैव टू फाइंड हियर फर्स्ट ए पार्ट. व्हाट, फाइंड द चार्ज ऑन द स्फीयर. वी हैव टू फाइंड हियर क्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला पता होना चाहिए. सिग्मा इज इक्वल्स टू क्या होता है, क्यू अपॉन एरिया. तो क्यू अपॉन एरिया मैं यहाँ पे लिख देती हूँ सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया. तो मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, आपको पूरी इसकी फुल फॉर्म लिखनी है.
टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। फॉर्मूला आपने पढ़ रखा है नोट्स के अकॉर्डिंग, सिग्मा इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन 4πr²। क्यू निकालना है तो क्यू कैसे निकल के आएगा, इंटू 4πr² मल्टीप्लाई में चला जाएगा। वैल्यूज सारी रख देंगे। सिग्मा कितना है 80 इंटू 10⁻⁻6, 4 एज इट इज़, पाई के बदले 3.14, r², r के बदले कितना आ जाएगा यहाँ पे 1.2 को 2 बार मल्टीप्लाई करा देंगे, इज इक्वल्स टू क्यू। इसको पूरा कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू निकल के आएगी, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, क्यू इज इक्वल्स टू 1.45 इंटू 10⁻⁻3। आपको अपनी कैलकुलेशन बहुत क्विक करनी पड़ेगी, जल्दी करनी पड़ेगी, ताकि आप आंसर निकाल पाएँ। और आंसर आपको 2 डेसिमल प्लेसेस तक तो निकालने ही पड़ेंगे, चाहे आप उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करें ना करें, मतलब एक नंबर के जो बाद पॉइंट आता है उसमें चेंज करें ना करें, आपका आंसर चाहे कैसे भी पॉइंट वाइज में आ रहा है, लेकिन आपको 2 डेसिमल पॉइंट तक आपको निकालना ही पड़ेगा उसका आंसर। ओके, सो नेट चार्ज हमारे पास निकल के आ गया है 1.45 × 10⁻³ कूलम। इसके सेकंड पार्ट में क्या पूछा है, बी पार्ट में हमें ये पूछा है व्हाट इज़ द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है, इससे पहले रेज कर देते हैं। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स स्फीयर, फाई इज इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या होता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फाई एज इट इज़, क्यू की वैल्यू अभी हमने इसके पार्ट से फाइंड आउट करी है 1.45 इंटू 10⁻³ वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट 8.854 इंटू 10⁻⁻12। दोनों को कैलकुलेट करेंगे डिवाइड करके, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1.6 इंटू 10⁸ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। Now let's move to question number 1.23. 1.23. An infinite line charge produce a field. Infinite line charge आपने एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ में इसका फर्स्ट एप्लीकेशन पढ़ा होगा। एक इनफाइनाइट लाइन चार्ज है, इनफाइनाइट मीन्स ऐसी वायर, ऐसी कंडक्टिंग वायर जिसकी लेंथ कैसी दे रखी है, इनफाइनाइट दे रखी है, ठीक है। और इनफाइनाइट लाइन चार्ज जो उसका फील्ड निकल के आ रहा है, और इसमें याद होगा एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करी गई थी, वीडियो सीरीज में आपने देखा होगा सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस। और जब सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस ड्रॉ करी थी तो एट पी पॉइंट पे हमने क्या निकाला था, उसका एक इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था। तो उसका फॉर्मूला आपको याद रखना है, जो कि था इलेक्ट्रिक फील्ड। लिख भी देते हैं यहाँ पे, पहले तो क्या क्या चीज़ दे रखी वो लिख लेते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है दे रखा, इलेक्ट्रिक फील्ड एग्ज़ाम में अगर आप न्यूमेरिकल करते तो आपको पूरा अच्छे से लिखना पड़ेगा, सिर्फ ई लिख के काम नहीं चलेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट लाइन चार्ज इज इक्वल्स टू ई, ब्रैकेट के अंदर कितना दे रखा है 9 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम। ओके, ई इतना दे रखा है। एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर, कितना सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे दे रखा है पी पॉइंट 2 सेंटीमीटर, ठीक है। ऑब्जर्वेशन पॉइंट डिस्टेंस आर कितना दे रखा है हमें 2 सेंटीमीटर, मीटर में चेंज कर लेते हैं 2 × 10⁻² मीटर। लीनियर चार्ज डेंसिटी फाइंड आउट करनी है एंड वी हैव टू कैलकुलेट हेयर लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आपने पढ़ रखा है 1/4πε0 2 λ/r, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा था। ई का फॉर्मूला लिख लेते हैं यहाँ पे। ई का फॉर्मूला
सॉरी ई की वैल्यू कितनी है 9 इंटू 10⁴ एंड 1/4 की वैल्यू आपको पता है 9 इंटू 10⁹ 2 एज इट इज़। लैम्डा हमें फाइंड आउट करना है एंड आर हमें दे रखा है 2 इंटू 10⁻²। ओके, इससे कैलकुलेट करेंगे 2 से 2 कट, 9 से 9 कट हो जाएगा, आमने सामने है, ठीक है। एंड लैम्डा की वैल्यू जो हम निकालेंगे लैम्डा इज इक्वल्स टू 10⁴ यहीं पे रहेगा, मल्टीप्लाई में 10⁻² ऊपर चला जाएगा एंड 10⁹ नीचे। तो लैम्डा की जो वैल्यू यहाँ पे निकल के आएगी, इसे कैलकुलेट करेंगे तो आएगी 10⁻7 कूलम्ब पर मीटर। दिस इज द लीनियर चार्ज डेंसिटी। लिख भी देना देयरफॉर लीनियर चार्ज डेंसिटी यहाँ पे लिख देते अच्छे से, देयरफॉर लीनियर चार्ज डेंसिटी ऑफ एन इनफाइनाइट लाइन चार्ज लैम्डा इज इक्वल्स टू कितना निकल के आया यहाँ पे 10⁻⁷ कूलम्ब पर मीटर। Now let's move to 1.24. Question number 1.24. 1.24 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और इससे रिलेटेड कंसेप्चुअल भी बनते हैं, ठीक है। तो आपको बता देती हूँ मैं इसमें, तो इसको अच्छे से याद करके जाना और इसको समझ लीजिए, क्योंकि ये कंसेप्ट है तो कंसेप्ट आपको दिमाग से लगाना पड़ेगा यहाँ पे, और कंसेप्ट लगाने के लिए आपको ये चीज़ समझ में आनी चाहिए। पॉजिटिव नेगेटिव साइन कैसे यहाँ पे यूज़ होने हैं, कहाँ पे यूज़ होने हैं, डायरेक्शन के अकॉर्डिंग कैसे हमें यहाँ पे फॉर्मूला पुट करना है। तो देख लीजिए 1.24 1.24 में 2 large thin metal plates are parallel and close to each other on their inner faces. The plates have surface charge densities of opposite signs and of equal magnitude and of magnitude 17.0 into 10⁻−22 कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या दे रखा है, सरफेस चार्ज डेंसिटीज़ दे रखी हैं। पहले तो हमें दे क्या रखी हैं चीज़ें वो देख लीजिए। हमें यहाँ पे दे रखी है 2 पैरेलल प्लेट्स, 2 पैरेलल प्लेट्स दे रखी हैं, और ये याद रखना ये दोनों पैरेलल प्लेट्स फ्रंट से तो हैं ही ये पॉजिटिवली चार्ज भी दे रखी है, फ्रंट से तो हैं ही ये पॉजिटिवली चार्ज, लेकिन बैक साइड जो आपको यहाँ पे दिख नहीं रहा है इसका, उसके बैक साइड भी क्या है, पॉजिटिव चार्ज ही है। ऐसी एक और यहाँ पे हमने प्लेट इसी के बगल में लगा रखी है, पैरेलल प्लेट्स हैं दोनों की दोनों, ओके, और ये भी पॉजिटिव चार्ज की। तो मान के चल लेते हैं इसकी जो भी सरफेस चार्ज डेंसिटी है ऑब्वियसली पॉजिटिव चार्ज तो पॉजिटिव सिग्मा, और ये भी क्या होगा, पॉजिटिव सिग्मा। और एक चीज़ याद रखना आपको, हम यहाँ पे ऑलवेज मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखेंगे, तो मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखते टाइम आपको इनके जो फॉर्मूलेज हैं वो ऑलवेज सिग्मा पॉजिटिव फॉर्म में ही रखने हैं। नेगेटिव तब आएगा जब हम इसमें डायरेक्शन भी इंक्लूड करेंगे। नेक्स्ट, अब इसमें हमें क्या फाइंड आउट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है हमें इसके ए पार्ट इन द आउटर रीजन ऑफ फर्स्ट प्लेट। ये फर्स्ट प्लेट है एंड दिस इज सेकंड प्लेट। तो इस फर्स्ट प्लेट के आउटर रीजन में इसको ए प्लेट नाम दे देते हैं, ओके, ए प्लेट एंड बी प्लेट। तो ये फर्स्ट रीजन ये रहा, ठीक है। बी पार्ट में हमें आउटर रीजन ऑफ सेकंड प्लेट जो है उसके आउटर रीजन में मतलब सेकंड रीजन हमें ये दे रखा है, और सी पार्ट में हमें बिटवीन द प्लेट मतलब थर्ड रीजन, इसके बिटवीन, दोनों के बिटवीन हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए आपको एक दो चीज़ें यहाँ पे ध्यान में रखनी पड़ेगी। पहली चीज़ क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, किस डायरेक्शन में होती है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के लिए, ठीक है। दूसरी चीज़ आपको क्या याद रखना है, आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी हमारा कोई वेक्टर किस साइड जाता है, इधर की साइड जाता है, नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ, तो उसे नेगेटिव लिया जाएगा, और अगर राइट हैंड साइड के टूवर्ड्स जाएगा तो उसे पॉजिटिव लिया जाएगा, अपवर्ड जाएगा तो पॉजिटिव, डाउनवर्ड जाएगा तो नेगेटिव, जैसे आप एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में करते ही हैं, ठीक है। तो डायरेक्शन के अकॉर्डिंग याद रखना, ठीक है, कि जो भी मैग्नीट्यूड है हमें इस साइड नेगेटिव लेना है, इस साइड पॉजिटिव, क्योंकि इस साइड पॉजिटिव एक्स एक्सिस होता है और इस साइड क्या होता है, नेगेटिव एक्स एक्सिस। अब हमें यहाँ पे एज्यूम करना है, सबसे पहले हम फर्स्ट पॉइंट पार्ट के लिए निकालेंगे। तो यहाँ पे इस पॉइंट मैंने यहाँ पे एक ऑब्जर्वेशन पॉइंट
ये लेट कर लिया, ठीक है। और हमें यहाँ पे क्या एज्यूम करना है, इसको करने का तरीका क्या, कंसेप्ट क्या लगाना है, हम यहाँ पे मान के चलेंगे टेस्ट चार्ज कौन सा, पॉजिटिव, ठीक है। तो समझ लीजिए हमने यहाँ पे एक छोटा सा पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखा हुआ है और इस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को ये दोनों प्लेट्स इस फर्स्ट रीजन में कैसे डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी उसी डायरेक्शन में हमें इसका इलेक्ट्रिक फील्ड की भी डायरेक्शन ड्रॉ करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट प्लेट की, ए प्लेट पॉजिटिवली चार्ज है, ये भी पॉजिटिव थी, तो टेस्ट चार्ज को क्या करेगी, इधर की तरफ रिपल करेगी। तो इसकी डायरेक्शन मैं ऐसे बना देती हूँ ई ए। अब यहाँ पे हम फर्स्ट प्लेट को भूल जाते हैं, अब हम सेकंड प्लेट को देखते हैं। सेकंड प्लेट जो है, और इस ई ए को भी भूल जाओ, ठीक है। ये जो सेकंड प्लेट है पॉजिटिवली चार्ज, ये इस चार्ज पे किस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी, ये भी इसको रिपेल ही करेगी इसी डायरेक्शन में, तो ई बी भी इस डायरेक्शन में आएगा, ओके। पहले हम ये सारी डायरेक्शन बनाते हैं, उसके बाद ए बी सी पार्ट करते रहेंगे, ठीक है। सेकंड रीजन में आ जाते हैं। सेकंड रीजन में भी मान के चल लीजिए कि हमने यहाँ पे कोई एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखा है, हालांकि आप उसे दिखाएं ना, लेकिन अपने दिमाग में रखना कि यहाँ पे हमारे दिमाग में ये होना चाहिए कि यहाँ पे एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है। तो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को ये जो हमारे पास बी प्लेट है वो क्या करेगी, रिपेल करेगी, ऑब्वियसली रिपेल करेगी, तो ई बी इधर की तरफ बनेगा, ठीक है। अब इस बी प्लेट को अगर हम यहाँ से गायब कर दें तो ए प्लेट जो है, पॉजिटिवली चार्ज प्लेट जो है, वो इस पर्टिकुलर टेस्ट चार्ज पे किस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी, अगर मैं क्यू नॉट यहाँ पे रखती हूँ तो ये भी इस पे एक रिपल्सिव फोर्स लगाएगी इधर की तरफ, दोनों की डायरेक्शन सेम आ रही है, ये भी देखना आपको, ठीक है। नाउ अब जरा बिटवीन दी प्लेट्स में आ जाते हैं। बिटवीन दी प्लेट्स में अगर मैंने यहाँ पे टेस्ट चार्ज रखा हुआ है तो ए प्लेट इस टेस्ट चार्ज को कहाँ की तरफ भगाएगी, इधर की तरफ रिपल करेगी ना, तो इट मीन्स ई ए ऐसे होगा। और जो बी प्लेट है वो भी क्या करेगी, इस क्यू नॉट को इधर की तरफ भगाएगी, तो इट मीन्स ये भी रिपेल करेगी, ओके। तो ए पार्ट स्टार्ट करते हैं। ए पार्ट में कौन से रीजन में बोला था, फर्स्ट रीजन में बोला था, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड मैं डायरेक्ट लिखती हूँ यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड एट फर्स्ट रीजन, बताने की ज़रूरत नहीं फर्स्ट रीजन कौन सा है, ठीक है, ए प्लेट के आउटसाइड वाला। तो E इज इक्वल्स टू, आपको यहाँ पे दिख रहा है दोनों के दोनों जो इलेक्ट्रिक फील्ड्स हैं वो सेम डायरेक्शन में है, तो ऑब्वियसली आपको पता है दोनों के साइन क्या आएंगे, दोनों एड अप ही होंगे, ठीक है। लेकिन साइन कौन से आएंगे, टूवर्ड्स किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, नेगेटिव एक्स एक्सिस के, तो इट मीन्स आपको यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, नेगेटिव साइन लगाना पड़ेगा, और यहाँ पे ई ए प्लस ई बी। तो ये आपको पता चल गया होगा ई ए और ई बी प्लस क्यों आया, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम थी, लेकिन दोनों की डायरेक्शन नेगेटिव साइड थी, इसलिए नेगेटिव आया। अब ये ई ए क्या रखना है, ई बी क्या रखना है। आपने एप्लीकेशन, सेकंड एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम देखी थी, जिसमें हमने इन्फाइनेटली प्लेन चार्ज शीट का इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था, और उसका इलेक्ट्रिक फील्ड आपने जो निकाला था याद होगा, फॉर्मूला क्या था, E इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये था, ठीक है। तो वही फॉर्मूला में लगाना है, आपको दिख रहा होगा कि सिग्मा दोनों का सेम ही है, ठीक है। E इज इक्वल्स टू नेगेटिव साइन एज इट इज़, और ई ए की जगह क्या आएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और ई बी की भी जगह क्या आएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये चीज़ हो जाएगी। ये सबसे पहले हम किसके लिए देख रहे हैं, फॉर पॉजिटिवली, फॉर बोथ पॉजिटिवली चार्ज शीट के लिए, फिर नेगेटिव पॉजिटिव वाली भी देखेंगे, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे फॉर्मूला निकालूँ तो कितना, पहले मैं यहाँ पे आपको सिर्फ समझा रही हूँ कि एक्चुअली है क्या, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव जो हमें यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दे रखा है कि अगर दोनों में जो हमारे पास चार्जेस हैं वो अपोजिट दे रखा है, एक में पॉजिटिव नेगेटिव, तो आपको फिर वो फाइंड आउट करके मैं बताऊंगी 1.24 का जो आंसर होगा, ठीक है। अभी मैं आपको सिर्फ कंसेप्ट बता रही हूँ क्योंकि क्वेश्चन कैसे ही बन के आ सकता है। इसको सॉल्व करेंगे, दोनों के दोनों क्वांटिटी सेम है, x प्लस एक्स आपको पता है कितना होता है, 2x होता है, तो 2 मल्टीप्लाई करा देंगे, x की जगह क्या लिख देंगे, जो भी एंटिटी है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 कट, E का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, E फर्स्ट लिख रही हूँ मैं यहाँ पे, सफिक्स में लिख देना E फर्स्ट, माइनस का सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ओके। तो फर्स्ट रीजन में आ गया E फर्स्ट इज इक्वल्स टू माइनस का सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर मैं यहाँ पे सेकंड रीजन इसी में देख लेते हैं, ठीक है, मैं इसी में कर रही हूँ बी पार्ट, सेकंड रीजन दिख रहा है ये वाला। अगर मैं यहाँ पे सेकंड पार्ट के लिए लिखूँ तो ई सेकंड लिख देंगे यहाँ पे,
दोनों की डायरेक्शन सेम है तो ऑब्वियसली पता है प्लस ही होगा, और किधर की तरफ है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ, पॉजिटिव साइड है तो नेगेटिव साइड नहीं आएगा यहाँ पे, ई ए प्लस सिर्फ क्या आ जाएगा, ई बी आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन किस साइड है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के टूवर्ड्स है, और दोनों एक ही डायरेक्शन में तो इसलिए प्लस होंगे। ठीक है, ये माइनस साइन हटा देते हैं यहाँ से, और जब सॉल्व करेंगे तो इसमें आएगा हमारे पास ई सेकेंड इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट पॉजिटिव का। ठीक है, सेकेंड रीजन में। सी पार्ट देखते हैं। सी पार्ट में मतलब बिटवीन द प्लेट्स, थर्ड रीजन के लिए, तो ई थर्ड अगर हम देखें, दोनों के दोनों जो ई और ई बी हैं थर्ड रीजन में अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, तो दोनों क्या आएंगे, यहाँ पे दोनों को हमें माइनस करना पड़ेगा। अब पहले कौन आएगा, सेकंड नंबर पे कौन आएगा, ई ए, मतलब ई ए माइनस ई बी होगा कि ई बी माइनस ई होगा, तो उसके लिए हमें यही देखना पड़ेगा कौन पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो पॉजिटिव डायरेक्शन में कौन है, यहाँ पे ई ए है, तो सबसे पहले ई ए लिख देंगे, माइनस का फिर नेगेटिव डायरेक्शन में कौन है यहाँ पे, ई बी, ई बी। दोनों के फॉर्मूले सेम है, सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, एंड ये भी सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट। सो आंसर कितना आ जाएगा थर्ड रीजन के लिए, 0। इलेक्ट्रिक फील्ड एट थर्ड रीजन इज 0। ओके, अब आपके लिए वर्क है कि अगर मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, इसे हटा देते हैं, इसको भी हटा देते हैं, ये तो फॉर्मूला रहेगा ही रहेगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे जो सेकंड शीट है उसको मैं नेगेटिव चार्ज का बना दे रही हूँ। क्वेश्चन अब स्टार्ट होता है। ओके, नेगेटिव चार्ज का बना देती हूँ। सिग्मा चार्ज जो इसमें सिग्मा है दोनों का, वो मैग्नीट्यूड में क्या है, सेम है, बस इसका प्लस का सिग्मा, इसका नेगेटिव का सिग्मा, वो आपको पता है क्यों होगा। ठीक है, और इसको मैं हटा ही देती हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न हो ही ना। यह है बी प्लेट। फर्स्ट रीज़न यही है, सेकंड रीज़न वही जो हमने पहले चुना, सॉरी ये थर्ड रीज़न, एंड दिस इज सेकंड रीज़न। ओके, तो अब ज़रा सेम वैसे ही करके देखते हैं जो हमने अभी किया था। इसमें एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लेट करके लिया था, तो ई ए किधर की तरफ आएगा, ऑब्वियसली आपको पता है इधर की तरफ आएगा, और ई बी अगर यहाँ पे मैं क्यू नॉट रखती हूँ, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखती हूँ, तो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज सेकंड शीट से क्या होगा, अट्रैक्ट होगा तो इधर की तरफ आएगा ई बी। ठीक है, सेकंड रीज़न के लिए बना देते हैं। सेकंड रीज़न में अगर मैं ई बी देखूँ, क्यू नॉट यहाँ पे रखा हुआ तो ये से अट्रैक्ट करेगा तो ई बी इधर आएगा, और क्यू नॉट इस ए प्लेट के थ्रू क्या होगा, रिपेल होगा तो ई ए इधर की तरफ। थर्ड रीज़न में क्यू नॉट अगर यहाँ पे रखा पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, तो जो ए प्लेट है उसे रिपेल करेगी, ई ए ये रहा, और जो बी प्लेट है ये से अट्रैक्ट करेगी तो ई बी इधर ही आएगा। ठीक है, ए पार्ट में क्या पूछा था, ई फर्स्ट रीज़न में। ई फर्स्ट रीज़न में देखिए क्या आ रहा है, दोनों के दोनों अपोजिट हैं, तो पहले नेगेटिव में कौन आएगा, पॉजिटिव में कौन आएगा, ये भी ध्यान रखना है। तो ई ए नेगेटिव में आएगा, इसको दोबारा लिख दूँ, ई बी पॉजिटिव में, और माइनस का क्या होगा, ई ए। डायरेक्शन के अकॉर्डिंग देखना है। ठीक है, और आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, ये भी सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट। तो ई फर्स्ट रीज़न में अगर बोथ यहाँ पे अपोजिटली चार्ज शीट हैं तो वो कितना आ जाएगा, फर्स्ट रीज़न में 0। ठीक है, बी रीज़न में देखिए, बी रीज़न में भी सेम यही होगा, ई सेकेंड, लेकिन अब यहाँ पे पहले कौन आएगा, दोनों ही यहाँ पे माइनस होंगे, लेकिन पहले कौन आएगा, पहले पॉजिटिव वाला आएगा। पॉजिटिव वाला कौन है, ई ए है, ई ए माइनस ई बी, ये भी ऐसे ही होगा, 0 ही आएगा। डायरेक्ट लिखती हूँ मैं। सी पार्ट यहाँ पे करते हैं क्योंकि इसमें हमें कैलकुलेट भी करना है। ठीक है, ई थर्ड हमें दिख रहा है दोनों के दोनों पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो ई ए प्लस ई बी कर देते हैं, और दोनों की जो डायरेक्शन है वो सेम भी है और पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट। आंसर कितना हो जाएगा यहाँ पे, अभी सॉल्व करके दिखाया था, 2/2 सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, जो कि निकल के आएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट।
एंड वी हैव गिवन हेयर पुट सिग्मा, हमें क्या दे रखा है यहाँ पे, सिग्मा दे रखा है 17.0 इंटू 10⁻22 कोलाम पर मीटर स्क्वायर। ओके, तो ई थर्ड जो बिटवीन द प्लेट्स है वहाँ पे अगर इसकी वैल्यू प्लेस करते हैं 17.0 मतलब 17 10⁻22 अपॉन एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.854 इंटू 10⁻12। ये वैल्यूज़ कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास जो आंसर है वो आ जाएगा 1.92 इंटू 10⁻10 न्यूटन पर कूलम। बिटवीन दी प्लेट्स जो इलेक्ट्रिक फील्ड है अपोजिटली चार्ज शीट के, तो वो कितना है 1.92 इंटू 10⁻10 न्यूटन पर कूलम। इसके साथ साथ आपकी एनसीईआरटी क्वेश्चंस फिनिश हो गए हैं, ठीक है। और आज से ही आपका नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करा दिया जाएगा एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। तो सेकंड चैप्टर है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैपेसिटर, और साइड बुक्स के हिसाब से आपके पास चाहे कोई सी भी साइड बुक है वो आप उसको प्रेफर कर सकते हैं, और उसके अकॉर्डिंग साइड बुक के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल।